अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये सच्ची खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है शाहजेब ने कराची से। इंसान जब किस खास किस्म के हालात से लड़ते लड़ते एक ऐसे मकाम में दाखिल हो जाता है जहां पे उसको जवानी की तो वो सारी बातें याद होती हैं, लेकिन जब कोई अल्लाह का नेक वली, अल्लाह का नेक बुजुर्ग उसको बचपन की वो बातें भी याद कराता है कि ये कहानी जो तुम सुना रहे हो यहां से शुरू नहीं हुई। असल में कहानी तो तब से शुरू हुई जब तुम छोटे थे, और जब वो बुजुर्ग सारी बातें बताना शुरू कर दें तो आपको अपना माजी भी याद आ जाता है। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं तैमूर की कहानी है, और तैमूर जिन्होंने कहानी भेजी है शाहजेब, उनके वालिद साहब का नाम है। मैं कहानी को इस अंदाज में सुनाऊंगा जैसे तैमूर खुद अपनी बचपन से लेकर आज तक की कहानी सुना रहे हों, लेकिन जैसे मैंने पहले ही जिक्र कर दिया, बचपन अमूमन याद नहीं होता, लेकिन यह याद होता है कि जिंदगी इन्हीं खौफनाक लम्हों से लड़ते हुए गुजरी है। तो बाकी अधूरी कहानी जब किसी नेक हस्ती के सामने बैठते हैं तो वो पूरी कर देते हैं। वो पिछला हिस्सा जो बचपन का हिस्सा है वो सब तफसील से बता देते हैं। तैमूर कहते हैं, हमारा बहुत बड़ा गांव के अंदर घर था। इतना बड़ा घर जिसके 3-4 कमरे थे, और उन 3-4 कमरों के बिल्कुल पीछे भी एक रास्ता जाता था जहां पे हमने गाय, भैंसें और बकरियां पाली हुई थीं। वाले साहब कराची जैसे बड़े शहर में मुलाजमत करते थे, वहां से उनकी तनख्वाह भी आ जाती, और गांव में भी जमीनें वगैरह थीं जिससे इनकम आ जाती। हमारे उस बड़े से घर के साथ ही जुड़ा हुआ हमारा एक छोटा सा बाग कह लीजिए। वो बाग इसलिए मैं उसको कह रहा हूं कि घर की दीवार के साथ ही उसकी दीवार थी, और उसके अंदर बेइंतहा दरख्त थे। ये भी हमारी ही जमीन थी, इसलिए हमारे घर के साथ इसकी ना सिर्फ दीवार मिली हुई थी बल्कि इस दरख्तों से भरे बाग के अंदर भी चारों तरफ दीवार दे दी गई थी। यानी उसकी 4 दीवारी कर दी गई थी कि ताकि कोई अंदर दाखिल ना हो सके। और यूं जब आप बड़े से दरवाजे से अंदर दाखिल होते तो दोनों तरफ आपको वो बाग सा नजर आता, और सामने ही बना हुआ हमारा घर, और वहां पे भी एक दरवाजा होता। आप उस दरवाजे से दाखिल होके हमारे घर में दाखिल हो जाते। मैं छोटा था, बहुत ज्यादा शरारती था। हमारे घर के साथ जो बाग बना हुआ था, उसी बाग के अंदर एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था, और उस दरख्त के एक शाख इस तरह नीचे की तरफ झुकी हुई थी कि उसके ऊपर हमने इस तरह का झूला बांध दिया था कि कोई उस झूले के अंदर जाकर सोना भी चाहे तो आराम से सो सकता है। यानी उस दरख्त के तने और उस दरख्त की टहनी के साथ 2 हिस्सों को इस तरह बांध दिया गया था कि बीच में एक झूला था। और अमूमन इस तरह का झूला आपने देखा होगा साहिल समंदर पे लोग इसी तरह का एक झूला सा बनाकर उसके अंदर लेटे होते हैं। वो कहते हैं ऐसे ही एक हमने झूला सा बना दिया था, उसके अंदर हम अक्सर शरारते कंधे लेट जाते, और कुछ दरख्तों पे हमने दूसरे झूले भी बना रखे थे जिस पे हम बच्चे शरारते करते और झूले लेते थे। मुझे इस बाग से पता नहीं क्यों बचपन से ही ऐसी मोहब्बत थी, ऐसी उनसियत थी कि मेरा ज्यादातर वक्त इसी बाग में शरारते करता हुआ गुजरता। और गर्मियों की छुट्टियों में तो अमूमन उस बरगद के दरख्त के नीचे बंधे हुए उस झूले के अंदर जब मैं सोता तो ठंडी या हवाएं जो चलती, गर्मियों के दिनों में हल्की सी भी हवा चले तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है, और वो ठंडी हवा मुझे लोरी ऐसी सुनाती कि मैं सो जाता।
और फिर अक्सर ऐसा होने लगा, जब मैं स्कूल से वापस आता तो उसी झूले के अंदर लेट जाता और 2-3 घंटे सोकर उठता और सीधा घर चला जाता। अम्मी का अक्सर डांटना इसी बात पे होता कि घर में सो, खबरदार उधर जाकर नहीं सोना, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता। अम्मी की आंख बचा के भाग जाता और वहीं जाकर सोता, और अम्मी देख लेती तो फिर मुझे मजबूरन दिन को गर्मियों में घर पे ही सोना पड़ता। इसी तरह वक्त गुजर रहा था कि एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था कि मुझे एक ख्वाब सा नजर आया। एक ख्वाब के अंदर एक ऐसी प्यारी सी आवाज जो मुझे इंतहाई प्यार से कह रही थी, कल तुमने मेरे पास आना है, मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगी और तुम बहुत गहरी नींद सो जाओगे। एक ख्वाब सा था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं उठ के अपनी मां को बताता। सुबह उठा, स्कूल चला गया, और जब मैं वापस उसी झूले पे सोने के लिए पहुंचा तो वो जो रात को मैंने ख्वाब देखा था उसमें जो एक मोहब्बत भरी आवाज सुनाई दी थी, वैसी ही आवाज मेरे कानों में इस तरह सुनाई दी जैसे कोई कह रहा हो, मेरे पास आओ, ऊपर दरख्त पे आ जाओ और दरख्त पर आकर सो जाओ। मैं जल्दी से उस झूले से नीचे उतरा और दरख्त पर चढ़ना शुरू हो गया। उस दरख्त की ऊपर जाके टहनियां इस अंदाज में थीं कि एक गोल दायरा सा बन गया था, जिसमें अगर आप पांव रख लें और अपनी कमर एक टहनी पर रख लें, गिरने का चांस नहीं था। उसके साथ काफी टहनियां इस तरह की थी कि आप आराम से सो सकते थे। यानी दरख्त की कंडीशन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ऊपर जाके, वरना दरख्त पे कोई सोएगा नींद में तो गिर सकता है, लेकिन वो बना हुआ इस अंदाज में था ऊपर से उसकी टहनियां कि आप पांव तो नीचे रखते उस दरख्त के ऊपर ही, ऊपर जाके, लेकिन अपने वजूद को जब एक इस तरह की टहनी जो बिस्तर की तरह नीचे झुकी हुई थी उस पे आप रखते तो आप आराम से सो सकते थे। और उस टहनी के साथ भी 2-3 टहनियां इस तरह जुड़ गई थीं कि पूरा एक बिस्तर सा बन गया था, गिरने का कोई चांस नहीं था। आप करवट भी बदलेंगे तो दूसरी मोटी सी टहनी पे चले जाएंगे, नीचे नहीं गिरेंगे। उस वक्त तो मैं नहीं जानता था, लेकिन शायद जैसे उस दरख्त को इस खास अंदाज में बनाया गया हो। और ये मेरी जिंदगी का पहला दिन था जब मैं दिन की रोशनी में नीचे झूले की बजाय ऊपर दरख्त की उस टहनी के अंदर जाकर सो गया। 2 घंटे में सोया और ऐसी खूबसूरत नींद आई, ऐसी सुकून की नींद आई, इतना मजा तो नीचे झूले में भी नहीं आता था जो उस नींद का मजा आया। और फिर वो मेरी पहली रात थी जब घर वाले सो गए तो जो मैंने ख्वाब देखा था उस आवाज को सुन के ऊपर दरख्त पे चढ़ गया था, तो उसी रात फिर से ख्वाब देखा। क्या तुम्हें दरख्त पे अच्छी नींद नहीं आई? क्या तुम्हें दरख्त पे सोना अच्छा नहीं लगता? लगता है ना? आ जाओ, आ जाओ, दरख्त पर आ जाओ, तुम्हारा इंतजार है, आ जाओ। अब मैं किस तरह घर से बाहर जाता और उस दरख्त पर जाकर सोता, क्योंकि रात के टाइम जब भी घर वाले सोते थे तो दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाता ताकि चोर वगैरह ना आ सकें। हर घरों में पहले एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ताला लगता था। और मैं जब नींद से बेदार हुआ तो चलता हुआ कि उसी दरख्त के ऊपर जाऊं, कैसी सुकून की नींद आई थी। और जब मैं ताले के सामने पहुंचा तो क्या देखता हूं, दरवाजे को तो ताला लगा है, अब बाहर कैसे जाऊं? ताले पे हाथ रखो, एक आवाज सी आई। मैंने जैसे ही ताले पे हाथ रखा ऐसा लगा जैसे कोई ताला बंद करना भूल गया हो। ताला तो खुला हुआ था। मैंने ताले को खोला और बाहर निकल गया। बाहर घुप अंधेरा फैला हुआ था, पूरा वो बाग अंधेरे में डूबा हुआ था। शायद आज चांद भी कहीं छुप गया था जो उसकी नीली रोशनी नीचे मुझे रास्ता दिखाती। लेकिन हैरत की बात यह थी, मैं जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला
एक लाइन के अंदर रोशनी सी फैली हुई थी, जैसे मेरे इस्तकबाल के लिए किसी ने शादी के मौके पे एक दोनों तरफ लाइटें लगा दी जाती हैं तो दरमियान में एक रोशनी सी बन जाती है, साइडें खाली होती हैं, यानी पीछे कुछ नहीं नजर आता, लेकिन जिस रास्ते पे लाइटें लगाई जाती हैं वो रास्ता जगमग कर रहा होता है। तो ऐसी ही एक सफेद रोशनी थी जिसने रास्ते को इस तरह रोशन कर दिया था जैसे मुझे रास्ता दिखाने के लिए इस जगह पे रोशनी को बखेर दिया गया हो। बाकी पूरा बाग अंधेरे में डूबा हुआ था सिवाय इस रोशनी के। मैं चलता चलता उस दरख्त पर पहुंच गया। जैसे ही उस दरख्त के ऊपर चढ़ना शुरू हुआ और उसी जगह पर पहुंचा तो ऐसी खूबसूरत नींद आई जैसे मां की ममता आपके बालों में हाथ फेरती है और आप नींद की आगोश में चले जाते हैं। ऐसे ही किसी ने प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और मैं गहरी नींद सोता चला गया। जब मेरी सुबह आंख खुली तो मैं क्या देखता हूं, मैं अपने बिस्तर पर मौजूद हूं, उसी बिस्तर पर जहां से रात को मैं उठकर गया था। तो क्या कोई मैंने ख्वाब देखा था? मैं तो उस दरख्त पर गया था, वहां पे एक रोशनी थी जो मुझे लेकर गई थी और मैं वहां सोया था। शायद मेरा ख्वाब हो। खैर, स्कूल गया और मसरूफ रहा, लेकिन जैसे ही रात हुई फिर से मेरी आंख ना सिर्फ खुल गई बल्कि मुझे याद आ गया, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं या हकीकत में उठ के बैठा हूं? तो मैंने देखा मैं हकीकत में उठ के बैठा हूं। और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जब दरवाजे की तरफ जा रहा था तो मुझे याद था कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, अपने आप से सवाल कर रहा था। तो दिमाग ने कहा नहीं, तू जाग चुका है, तू बाकायदा जा रहा है। और जब उसी तरह ताले के करीब पहुंचा तो फिर से कानों में आवाज आई, ताला खोलो, ये खुला हुआ है। मैंने ताले पे हाथ रखा, ताला खुद ब खुद खुलता चला गया। और जैसे ही मैं बाहर निकला तो आज मैं चला नहीं, दरवाजे से निकलने के बाद खड़ा हो गया ये देखने के लिए क्या ये ख्वाब है या हकीकत। मैंने मुड़ के पीछे देखा, पूरे घर वाले सो रहे थे, सब अपने अपने बिस्तर पर मौजूद थे, गहरी नींद। और मैं अकेला अपने घर के दरवाजे के बाहर निकल के खड़ा था और मेरी आंखों के सामने किसी ने दरवाजा खुद ब खुद बंद कर दिया। मेरे घर का दरवाजा बंद हो गया था, जैसे मुझे कहा जा रहा हो परेशान मत हो, आगे आओ। आज मैं एक एक चीज को नोट कर रहा था और इसी तरह चलता हुआ जब मैं उसी रास्ते की तरफ गया जो मेरे लिए कल भी एक रोशनी की तरह सजा दिया गया था। रोशनी इस अंदाज में फैला दी गई थी कि मुझे सिर्फ रास्ता नजर आए, इर्द गिर्द उजाला नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था। और एक खास जगह, और कमाल की बात यह थी उस रोशनी की कि उस रोशनी को बहुत ऊंचाई तक भी नहीं दिखाया गया था, यानी मेरे कद से थोड़ी ही ऊपर तक वो रोशनी थी। और जिस रास्ते पे मैं चलता था उस रास्ते पे रोशनी तेज होती जाती थी, यानी वैसे तो रोशनी मौजूद थी लेकिन बहुत तेज नहीं थी। मैं जैसे जैसे चलता, जैसे आप मूवीज में देखते हैं एक स्पॉटलाइट बनाई जाती है, एक गोल दायरा सा होता है, बंदा जैसे जैसे चल रहा होता है वो दायरा भी लाइट का उसके साथ 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 चल रहा होता है ताकि वो शख्स नजर आता रहे। तो मैं ऐसे ही, वो एक मध्यम सी जो लाइट सी थी जो मेरे कद से थोड़ी सी ऊपर तक थी और लेफ्ट और राइट बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं थी, यूं कह लीजिए कि तकरीबन शायद आज याद आता है 3 फुट 4 फुट तक होगी। और मैं उस 4 फुट तक फैली हुई रोशनी के अंदर से जब चलना शुरू हुआ तो एक और तेज किस्म की रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही थी जो रास्ते को और क्लियर कर रही थी। और मैं चलता 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 उस दरख्त तक पहुंच गया और वो रोशनी मेरे साथ साथ रही। उस रोशनी ने मुझे दरख्त की उस जगह तक पहुंचा कि वो रोशनी उस लम्हे बंद हुई जब मैं सोने के लिए लेटा और मैंने जैसे ही अपनी आंखें बंद की रोशनी बुझ सी गई, हर तरफ अंधेरा छा गया। और हैरत की बात यह थी मुझे कोई डर नहीं लगा बल्कि मुझे वहां पे बेइंतहा सुकून मिला। और मेरी आंखें बंद होते ही मैं गहरी नींद में चला गया। और फिर से सुबह जब आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर घर के अंदर मौजूद था। अब मेरी जिंदगी का सुकून का लम्हा ही वो दरख्त था।
मैं दिन को भी आता, दिन को भी सोना होता तो ऊपर जाकर सो जाता, और रात भी मेरी ऐसे गुजरती कि ऊपर जाता और मैं जाकर सो जाता। उस दरख्त के साथ कौन सी मेरी उनसियत थी, क्या था, मैं तो नहीं जानता, सिवाय इसके कि उस दरख्त में मुझे ऐसा सुकून मिलता था, एक आवाज़ जो इतनी प्यार से भरी होती थी कि वो मुझे अपनी नींद की आगोश में ले लेती थी। और कभी कभी मेरे बालों में इस तरह हाथ की उंगलियों को घुमाया जाता जैसे कोई प्यार से सर के बालों को सहलाता है, किसी को लोरी सुनाते हुए प्यार से उसके बालों में हाथ फेरता है और अगला सो जाता है। ऐसे ही मेरे बालों में भी उंगलियों को घुमाया जाता और मैं सो जाता। यह सिलसिला कई महीनों तक इसी तरह चलता रहा। लेकिन एक दिन मैं जैसे ही अपने बिस्तर से उठा और उसी दरख्त की तरफ जाने के लिए पैदल चलता हुआ दरवाजे की तरफ पहुंचा तो मेरा भाई शायद वॉशरूम के लिए उठ गया। और मैं जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा, जो ताला हमेशा से बंद होता था, मेरे हाथ लगाते ही खुल जाता था। जैसे ही मैंने ताले को हाथ लगाया, ताला उसी लम्हे खुल गया और मेरी भाई की पीछे से आवाज आई, तैमूर, कहां जा रहे हो? मेरे कान में एक आवाज सुनाई दी, घबराओ मत, आगे बढ़ो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं उस आवाज को सुनते ही उस आवाज के सहर में डूब सा गया। दरवाजा खोला और बाहर चला गया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मेरा भाई जल्दी से उठा, घर वालों को उठाना शुरू कर दिया कि तैमूर बाहर चला गया है। एक रात का पहर, जब सारी घर वाले गहरी नींद सो रहे थे, एक तैमूर ही उठ के बाहर चला जाए तो सब परेशान हो गए। क्योंकि मैं रात को सोता तो अपने बिस्तर पर था, लेकिन जैसे ही रात के 11, 12 या वो लम्हा आता था जब सब गहरी नींद सो जाते थे, तो मुझे नींद से जगा दिया जाता। अब क्योंकि भाई जाग चुका था, घर वालों को भी उसने जगा दिया। सारे उठ के देखा तो मेरा बिस्तर खाली है और मुझे ढूंढना शुरू हो गए। उसने बताया वो दरवाजे से बाहर गया है। वो बाहर आए तो उन्होंने आते ही, क्योंकि बाग के बाद भी एक दरवाजा था मेन, वो भी अंदर से बंद था। मैं इतना छोटा था, दीवार तो कूद नहीं सकता था, यकीनन वहीं कहीं मौजूद था। वो मुझे सब ढूंढते रहे, लेकिन उनके ढूंढने से पहले ही वो रोशनी मुझे लेती हुई सीधी दरख्त तक पहुंचा चुकी थी। और दरख्त के अंदर मैं जैसे ही पहुंचा तो मेरे कानों में एक आवाज आई, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कोई तुम्हें नहीं ढूंढ सकता, तुम आराम से सो जाओ। शायद पहली दफा मैं घबराया तो नहीं था, लेकिन था कि घर वाले जाग रहे हैं। तो उसी लम्हे अभी मेरी आंखें खुली थीं कि बाकायदा मेरे बालों में हाथ फेरा गया। इस मोहब्बत से हाथ फेरा गया कि मुझे आंखें बंद होती महसूस हुई और मैं गहरी नींद सो गया। घर वाले रात को सो ना सके, मुझे जागते रहे, यहां तक कि सुबह हो गई। सारे परेशान, इधर उधर हर जगह ढूंढते रहे। अम्मी परेशान, बहन भाई सारे परेशान। और सुबह उन्होंने जब मुझे देखा तो मैं अपने बिस्तर पर ही मौजूद था। मेरी एक बहन की निगाह पड़ी तो वो चूखी, वो देखें तैमूर। उन्होंने देखा तो वो खाली बिस्तर, जिसको काफी दफा देख चुके थे, मैं उसी बिस्तर पर ही लेटा हुआ सो रहा था। मुझे उन्होंने जगाया और सब पूछना शुरू हो गए, तुम कहां गए थे? हम तुम्हें रात सारी ढूंढते रहे, कहां थे? मैं इस तरह खामोश रहा जैसे मुझे किसी बात का नहीं पता, मैं तो सो रहा था। वो जितना मुझसे सवाल करते रहे, मैं उनके किसी सवाल का जवाब न दे सका। वो परेशान से हो गए। वालदा ने मेरी बहन की ड्यूटी लगा दी। ये रात को कहीं निकल गया था, फिर कहीं ना निकल जाए, अब तूने ध्यान रखना है। ये रात को जाने लगे तो हम सबको जगा देना है, इसको पकड़ लेना है, इसको बाहर नहीं जाने देना, ये बच्चा है। और अगली रात सारे घर वाले सो गए, मेरी बहन जागती रही कि मैं देखूंगी ये उठता तो नहीं है। जैसे ही रात के 12 हुए, जैसे किसी सहर ने, किसी जादू ने बहन को सुला दिया हो। बहन खुद ब खुद गहरी नींद में चली गई और मैं उठा, उसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और जाकर दरख्त पर सो गया। हैरत की बात यह थी, सुबह जब मैं अपने बिस्तर पर मौजूद होता था, वो दरवाजा, वो ताला जो मैं खोल के गया होता था, वो उसी तरह बंद मिलता था। सिर्फ जिस दिन भाई ने देखा था, उस दिन उनको ताला खुला हुआ मिला था।
और माँ ने भी कहा था मैंने तो ताला बंद किया है, ये ताला कैसे खुल गया? तो घर वालों ने कहा शायद आपने ताला बंद करना भूल गई थी। कुछ अर्सा तक मेरी बहन तो ड्यूटी देती रही, लेकिन खाक ड्यूटी देती। वो आवाज़ मेरी बहन को सुला देती और मैं इसी तरह चला जाता। और एक दिन बहन ने अम्मा से कह दिया, सच्ची बात यह है अम्मा, मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे ऐसी नींद आ जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता कहाँ गया है। मैंने एक दो दफ़ा देखा भी है उठ के तो इसका बिस्तर खाली था, लेकिन मुझे ऐसी नींद ने घेरा हुआ था कि मैं फिर से सो गई। अब वालदा परेशान हो गई, ये क्या हो रहा है, ये रात को कहाँ चला जाता है? मुझसे कई सवाल पूछे गए, बहन भाई माँ सब ने पूछा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वालदा ने वालिद साहब को कहलवा भेजा कि बेटे के साथ मसला हो रहा है, आप फौरी तौर पे वापस आ जाइए और कुछ दिनों की छुट्टी लेके आइए, यहां मामला गड़बड़ है, ये रात को कहीं चला जाता है और ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, ये कहां होता है हमें समझ नहीं आ रही और बताता भी नहीं है। वालिद साहब घर आ गए। वालिद साहब जब घर पहुंचे सबसे प्यार से मिले, मुझसे भी मिले, मुझसे कई सवाल किए, बेटा कहाँ जाते हो पूछा, और मैं खामोश रहा। वो शरारती बच्चा उसी तरह कुछ शरारतें तो करता, लेकिन जवाब कोई भी नहीं देता था। इस सवाल पे चुप सा हो जाता। और जब रात हुई तो मेरे वालिद साहब जागते रहे। एक लम्हे के लिए ऐसा वक्त आया कि उनकी आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी उसी वक्त मैं उठा और मैंने जाकर ताला खोला और चलता हुआ अपने उसी पसंदीदा बिस्तर यानी कि दरख्त पर जाकर सो गया। वालिद साहब की जैसे ही आंख खुली तो वो परेशान हो गए, मैं बिस्तर पर नहीं था। सारे घर वालों को जगाया गया कि वो कहां चला गया है, मेरी कुछ लम्हों के लिए आंख लगी थी और वो गायब हो गया है। पूरे घर में मुझे छान मारा, लेकिन मैं कहीं पे नहीं मिला। बाग में ढूंढ लिया गया। हैरत की बात यह थी, आज जब सारे घर वाले मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं उनको देख रहा था, लेकिन कोई मुझे नहीं देख पा रहा था। वो मुझे सब ढूंढते रहे। और ये पहली दफा था कि उस दरख्त पे फिर मैं ऐसा सोया कि 2 दिन ही सोता रह गया। एक ऐसी नींद की आगोश में गया कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी गहरी नींद सोया हूं कि 2 दिन बाद उस दरख्त के नीचे उतरा। क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि जब सुबह तक वो मुझे ढूंढते रहे, मैं नहीं मिला। पहले तो मैं घर में अपने बिस्तर पर वापस आ गया था जब भाई ने देखा था। इस दफ़ा जब बाप जाग रहा था तो मैं तो बिस्तर पर भी वापस ना आया। सारा दिन ढूंढते हुए जब गुजर गया, मैं नहीं आया तो बाकायदा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 2 दिन मुझे ढूंढते हुए गुजर गए, लेकिन मेरा कहीं पे कोई पता नहीं था। जमीन खा गई या आसमां खा गया। 2 दिन बाद मैं इस अंदाज में घर में दाखिल हुआ कि सब परेशान मेरे चेहरे की तरफ देख रहे कि मैं बिल्कुल हशाश बशाश चलता हुआ आया और आकर बैठ गया और सबको ऐसी नजरों से देख रहा हूं जैसे क्या हो गया है, आप लोग परेशान क्यों हैं? मेरे वालिद ने कहा, कहां थे तुम? मेरे पास कोई सवाल का जवाब नहीं था। डांट के, मोहब्बत से, हर तरह से पूछा गया, लेकिन मैं खामोश रहा। वालिद साहब भी परेशान हो गए, क्या करें। मेरे बड़े भाई जॉब के सिलसिले में हैदराबाद में होते थे। प्रोग्राम बना के इसको हैदराबाद भेज दो। यूं मैं भाई के पास हैदराबाद पहुंच गया। भाई बेचारा दिन को ड्यूटी करता, रात को सो जाता। अब घर वाले पीछे महफूज हो गए थे कि भाई अब वो महफूज हाथों में है, रिलैक्स हो गए थे। लेकिन हालत यह थी, जब मैं अपने बिस्तर पर सोता था तो रात का एक मखसूस टाइम जैसे ही भाई सो जाता, मेरी आंख खुलती और मुझे नहीं पता मैं कैसे उस दरख्त पर पहुंच जाता और उसी दरख्त के अंदर सो जाता। जैसे वो दरख्त ना हो, मेरे लिए घोंसला हो, इंसान का दरख्त पे घोंसला। और फिर कई महीनों तक जब ये सिलसिला रहा तो फिर भाई ने बाप से कहा, मेरी 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है, आंख खुली है, लेकिन इस अंदाज में आंख खुली है कि जैसे मैं गहरी नींद में हूं। देखा है तो बिस्तर खाली था और सुबह देखा है तो ये वापस आ गया है। मैं ताले बंद करके रखता हूं। जिस घर में मैं रहता हूं बाहर जाने का तो रास्ता ही नहीं है। गांव के घर तो खुले खुले होते हैं, दीवारों को टाप के भी, दीवारों को फलांग के भी आप जा सकते हैं। लेकिन जो भाई का घर था वो बंद घर था, उसको अंदर से अगर ताला लगा दें तो आप बाहर नहीं जा सकते।
लेकिन भाई ने जब नींद से बेदार होकर देखा तो ताला उसी तरह मौजूद था और मैं गायब था। और जब 2-3 दफ़ा उसने देखा तो उसने बाप को कहा कि ऐसी नींद आती है, समझ नहीं आती, लेकिन ये फिर भी गायब हो जाता है और सुबह वहाँ मौजूद होता है। क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा बिस्तर खाली है। मैं इसको आवाज़ें देता हुआ उठ गया, वरना मैं इसके बिस्तर को खाली देख के सो जाता था। उस दिन ऐसा हुआ, मेरी आंख खुल गई और मैं उठकर बैठ गया कि रोज तो देखता हूं बिस्तर खाली है, आज मैं देख के रहूंगा ये कहां है। उसने इधर उधर हर जगह ढूंढा तैमूर को, लेकिन तैमूर पूरे घर में नहीं था। ताला अपनी जगह पे मौजूद था। उसने बाहर जाना होता तो वो ताला खोल कर जाता, ताला तो लगा हुआ था। वो कहता है मैं सर पकड़ के बैठ गया, ये कहां गया है। बैठे बैठे मुझे नींद आ गई, उसी तरह बैठे बैठे ही मैं सो गया और जब सुबह आंख खुली तो ये अपने बिस्तर पर मौजूद था। उसने घर वालों को कहा मैं क्या करूं इसका, मैं ड्यूटी करूं या रात को इसका पहरा दूं, ये मेरे बस का रोग नहीं है, इसको वापस बुलाएं। यूं मुझे वापस बुला दिया गया। अब समझ ना आए हो क्या रहा है। मस्जिद के जो कारी साहब थे उनसे दम करवाया गया, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। उन्होंने पानी दम करके दिया, कोई फर्क ना पड़ा। हालात इसी तरह चलते रहे। लेकिन अब यह हुआ कि अब मैं अपने स्कूल की तरफ तवज्जो दे रहा था, वरना तो मेरी स्कूल से तवज्जो ही खत्म हो गई थी। मेरे सिर्फ ख्वाहिश होती कि मैं वहीं रहूं और कहीं पे भी ना रहूं। लेकिन उन्हीं दिनों एक और वाकया हुआ। अब मैं जब दरख्त पर सोता था तो मुझे महसूस होता था कि मैं इसी दरख्त पर नहीं हूं, एक हम उम्र लड़की के साथ किसी और गांव में हूं। क्योंकि मुझे पहली दफा एक ख्वाब सा नजर आया, एक घर है, कच्चा सा घर है, गांव से अलग थलग बना हुआ है। एक लड़की जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैंने भी उसका हाथ पकड़ा हुआ है। हम दोनों चलते हुए उस दरवाजे को खोला। जैसे ही उस दरवाजे को खोल के दाखिल हुए, एक साइड पे दीवार थी और दूसरी तरफ राइट साइड पे सहन सा था। उसी सहन से बिल्कुल राइट साइड पे 2 कच्चे से कमरे बने हुए थे। हम दोनों उसी कच्चे कमरे में जाते और गले लगकर सो जाते। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, हसीन और जमील लड़की थी, और मैं मुसलसल उसी दरख्त पे इस ख्वाब को देख रहा था। अब मैं मैट्रिक के इम्तिहान में था कि लड़की और मैं गले लगकर उसी कमरे में सो जाते हैं और सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो मैं अपने घर के बिस्तर पर मौजूद होता हूं। उस दिन मेरे वालिदैन को झटका लगा जब एक हमारे मिलने वाले ने वालिद साहब से कहा कि मैंने आपके बेटे तैमूर को फलां गांव में देखा है, वो एक कच्चा सा घर है जिसके अंदर दाखिल हो रहा था। वो बोले ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा हां। और उसके बाद ऐसा हुआ कि वाकई घर वाले वहां पहुंचे तो मुझे वाकई एक घर के अंदर शाम के टाइम में दाखिल होते देखा गया। और जब उस घर के अंदर घर वाले पहुंचे, मतलब दूर से देखा, उन्होंने कहा किस घर में देखा गया है। उन्होंने कहा इस घर में, शाम के टाइम में। अब इर्द गिर्द तो कोई घर था नहीं कि किसी से पूछ सकें, तो क्या किया जाए, इंतजार किया जाए। लेकिन वो तो घर में होता है, ये क्या है, किसी को समझ ना आया। लेकिन मेरा बड़ा भाई जो थोड़ा सा होशियार था, उसने कहा था नहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। वो ही घर वालों को लेकर गया था और जैसे ही शाम हुई वो दूर से देख रहे थे कि मैं आया और चलता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। वो लोग जल्दी से उसी घर के बाहर आए, दरवाजे को खटखटाते रहे, लेकिन अंदर से कोई नहीं आया क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हो गए और जब अंदर जाकर देखा तो हैरान रह गए। पूरा घर जालों से भरा हुआ था, जैसे कई सालों से टूटा फूटा घर, वहां पे कुछ भी नहीं था। और मुझे अपनी आंखों से उन्होंने वहां पे जाते हुए देखा था। और अक्सर अब ऐसा हो रहा था कि मैं रात को घर आता था, शाम को गायब हो जाता था। और रिपोर्ट यह मिली थी कि उस गांव जाता है। और जब उस घर के अंदर दाखिल हुए, घर जालों से भरा हुआ था, कई सालों से बंद घर, कुछ भी नहीं मिला। तो वो परेशान हुए और कहा नहीं, हमें इसका कुछ हल करना पड़ेगा, ये मामला बहुत खौफनाक है। हमने जिसको देखा है वो कोई और नहीं, हमारा भाई ही है। लेकिन मैं
अब उसके बगैर नहीं रह सकता था। उसी के हाथों में हाथ डाल के उसी के साथ गले लग के सोता था। मुझे उसकी आदत सी हो गई थी। वही थी जो इंतहा की भला की खूबसूरत थी, और वही मेरे बालों में हाथ फेरती थी। मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। जिस दिन उन्होंने मुझे देखा उसी दिन ही मैंने उससे पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, मुस्कान। उसका नाम मुस्कान था। मैं मुस्कान के साथ बहुत ज्यादा खुश था। मुस्कान और मैं इस अंदाज में हम फिरते जैसे हम एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं ले सकेंगे। कोई हमें जुदा करने की कोशिश करेगा, हम मर जाएंगे। मोहब्बत, इश्क, जुनून क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब कंडीशन मेरी ऐसी हो चुकी थी। उसी के साथ ही मैं सिर्फ खुश रहता था। यूं अब वो परेशान हुए और मुझे लेकर मुख्तलिफ जगहों पर जाना शुरू हो गए कि आखिर हल करना है। इस तरह तो समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। यूं एक जगह से एक बुजुर्ग के पास जब मुझे लेकर गए तो उस बुजुर्ग ने देखते ही कहा, इस पे एक साया आशिक हो चुका है, और वो इस अंदाज में इसके ऊपर आशिक हो गया है कि वो अब इसका पीछा नहीं छोड़ेगी, वो इसी के साथ रहेगी। मैं एक तावीज देता हूं, इसको गले में पहना दो, वो साया इससे दूर चला जाएगा। उन बुजुर्गों का तावीज उसी लम्हे जब मेरे गले में डाला गया, उस वक्त तो मुझे तकलीफ ना हुई, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मुझे लगा वो तावीज नहीं है, एक आग सी है जो मेरे गले में डाल दी गई है। मैं चीखना शुरू हो गया, मुझसे बर्दाश्त ना होता। मैं कहता, इसको उतारो, मुझे तकलीफ हो रही है, इसको उतारो, मुझे तकलीफ हो रही है। घर वाले कहते, नहीं, इसको पहन कर रखो। लेकिन मेरे लिए वो बहुत खौफनाक लम्हा होता। और उन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया भी हुआ कि मैं ऊपर अपने उसी दरख्त पर सोया हुआ था। यह रात का टाइम था कि मेरी आंख खुल गई। उस दरख्त पर कभी मेरी आंख नहीं खुली थी। मैं क्यों जागा हूं? गहरा सकूत, गहरा सन्नाटा, गहरी खामोशी। क्या हुआ है? मैं क्यों जागा हूं? यह मैं सोच ही रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि सामने जो मेरा घर है उसकी छत पर कोई मौजूद है। ये कौन है? ये ऐसे ही मेरे दिमाग में आया तो मैंने गरजदार आवाज में कहा, ओए, कौन है तू? और उसी लम्हे जो मैं दरख्त के बीचों बीच मौजूद था, पहली दफा मुझे महसूस हुआ जैसे मैं हवा में लहराता हुआ सीधा अपने घर की छत पर पहुंच गया। वो आवाज मेरी नहीं थी, किसी और की गरजदार आवाज थी, और वो इतना सहम गया कि मेरी आवाज से घर वाले भी जाग गए। वो ऐसी गरजदार आवाज थी कि सब उठ गए कि क्या हुआ है। सब एक दूसरे को जगाना शुरू हुए, कहां से आवाज आई है? छत से। और वो भागते हुए छत पे आए तो वो चोर मेरी आवाज से इतना सहम गया था कि घर वालों ने उसको पकड़ लिया। और वो हैरान हुए, और उस चोर को जब पूछा गया कि तू भागा क्यों नहीं, तुझे पकड़ा गया है, तो उसने कहा, इसके मुंह से जैसी आवाज निकली थी मैं इतना खौफजदा हो गया था कि मैं थर थर कांपना शुरू हो गया था। वो बहुत खौफनाक आवाज थी। उस आवाज ने मुझे ऐसा लर्जा दिया था, ऐसा खौफजदा कर दिया था जैसे मेरे पांव जमीन से जकड़ गए हों और मैं हिल नहीं सका। उसके बाद घर वालों ने एक और इंसान जो एक चोर था, उसकी जुबानी जब ये लफ्ज सुने तो समझ गए कि कुछ और ताकत तो है। और उसके बाद ही वो फिर मुझे पीर साहब के पास लेकर गए थे, और पीर साहब ने मुझे वो तावीज दिया था जो मुझे तकलीफ देता था। लेकिन आखिरकार उस तावीज का मैं आदी हो गया। जब मैं तावीज को बार बार उतारने की कोशिश करता तो मुझे बताए बगैर मेरे घर वाले उस पीर साहब के पास गए तो वो तो उतारने की कोशिश करता है। आज भी मां ने पकड़ा हुआ है, वरना वो पीछे उतार देगा। वो बोले, मैं जानता हूं वो क्यों उतार रहा है, जाएं, आज के बाद वो नहीं उतारेगा। घर वाले वापस आ गए और वाकई उस तावीज की वजह से जो तकलीफ, जो जलन मुझे थी, वो बंद हो गई। अब क्या हुआ, मैं तावीज पहने रहा और यूं मैट्रिक जैसे कैसे मरते करते पास कर ही ली, और मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। तकरीबन ये 2 साल या 2.5 साल का पीरियड था कि जिसमें मैं उस मुस्कान को, उस दरख्त को, उस सब चीजों को भूल गया।
आहिस्ता आहिस्ता इतना भूलता गया कि मुझे दरख्त वहां पे सोना, उस तावीज़ ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया और मैं सब कुछ नॉर्मल इंसान की तरह करना शुरू हो गया। हंसना, खेलना, शरारतें करना, सब कुछ वैसा ही था। और उसी कॉलेज में नादिया, जो मेरी क्लास फेलो थी, उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। और ना सिर्फ दोस्ती हुई, बल्कि वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। नादिया और मैं मोहब्बत करना शुरू हो गए। तकरीबन कोई 2.5 साल की बात है। उस दिन हम दोनों घर जाने के लिए रवाना हो रहे थे कि इतनी तेज बारिश हो रही थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी कि हम बस के इंतजार में खड़े होना चाहते थे कि कॉलेज से निकलें और बस स्टॉप पे पहुंचें, लेकिन बारिश की वजह से दोनों हम रुके हुए थे। ऐसी तेज बारिश, ऐसे लगता था आज ही सारा पानी बरस जाएगा और यह शहर डूब जाएगा। लेकिन जैसे कैसे हम चलते हुए बस स्टॉप तक तो पहुंच गए, लेकिन अभी बस स्टॉप से दूर ही थे कि एक दरख्त के नीचे बारिश से बचने के लिए रुके। तो उसी लम्हे नादिया ने कहा, पता नहीं क्यों मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मेरा दिल अजीब सा होता जा रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। नादिया, सब खैर है ना, तुम्हें क्या हो रहा है? उसी वक्त उसने कहा, मुझे नहीं समझ आ रही मुझे क्या हो रहा है। और तभी मेरे कानों में एक आवाज सुनाई दी, तैमूर, मुझे भूल गए, मुस्कान को भूल गए और तुम इसके प्यार में खो गए। तुमने मुझे भुला दिया। तुम कितने बेवफा निकले। बचपन से लेके आज तक हम साथ हैं और किसी ने मुझे कैद का किया। मैं कुछ लम्हों के लिए, कुछ सालों के लिए कैद क्या हो गई तो मुझे बिल्कुल ही भूल गए। ये तो आज तुम अपना तावीज भूल आए हो, जिसकी वजह से मैं तुम तक पहुंच गई, वरना मैं जिस कैद में थी मैं तो तुम तक पहुंच भी नहीं सकती थी। और देखो कैसी बेवफाई की तुमने, मुझे भुला दिया। नादिया की तबीयत खराब हो रही थी, मैं उसको लेकर चल पड़ा। जैसे कैसे हम घर तो पहुंच गए, लेकिन नादिया की तबीयत शदीद इस तरह की खराब हो गई कि वो बिस्तर पर लग गई। मुझे पता लगा वो कॉलेज भी नहीं आ रही और कई दिनों तक वो कॉलेज नहीं आई। उधर वो जो आवाज मैंने सुनी थी, उस रात से फिर ऐसा हुआ कि मैं सोया तो अपने बिस्तर पर था, लेकिन रात को मुझे जगा दिया गया और कहा गया, बेवफा आ जाओ। और मैं उस आवाज पे इस तरह उठा कि चलता हुआ सीधा उसी दरख्त पर पहुंच गया। वो कॉलेज जाने वाला लड़का जो अब बड़ा हो चुका था, उसी दरख्त पे तो गया। लेकिन वो रात मेरी जिंदगी की एक अनोखी रात थी। उस दरख्त पे वो पहले से मौजूद थी, मुस्कान। मैं अकेला नहीं था उस दरख्त पे। उस दरख्त पे मैंने मुस्कान को देखा। उसका कदोकाट मेरे जितना हो चुका था, वो मेरी जितनी जवान हो चुकी थी। बला की खूबसूरत, इंतहा की खूबसूरत। मैं उसको देखता तो उसकी आंखों में इस तरह का प्यार, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत, मैं उसकी शक्ल में खो सा जाता, दीवाना सा हो जाता। और मुझसे बोली, तू तो बेवफा निकला रे, तुझसे कितना प्यार किया और उस बुजुर्ग ने मुझे कैद क्या किया, तूने मुझे भुला दिया। ये तो मुझे पता है मैं कैसे आजाद हुई और फिर मैंने तेरा तावीज तुझसे उतरवा दिया। और आज जब तू उस नादिया के साथ था जिससे तू प्यार करने लगा है, उसको तो मैं मार दूंगी। मेरे रास्ते में कोई भी आएगा मैं उसको मार दूंगी। तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। उसी वक्त तैमूर ने उसे कहा, हां, शायद उस तावीज की वजह से मैं भी तुमसे दूर हो गया था। मैं तुम्हें कभी भूला नहीं, लेकिन शायद उस तावीज ने मुझे ऐसा कर दिया था। हां, नादिया को कुछ मत कहना, मुझे उससे कोई प्यार नहीं, मुझे तुमसे प्यार है। ये लाइनें वो उसके जादू की वजह से कह रहा था। तैमूर ये लाइनें अपने दिल से नहीं कह रहा था, क्योंकि वो सुनना ही यही चाहती थी। जान चुकी थी कि ये बेवफा है, इसको मौका मिला तो इसने मुझे भुला दिया। उसने कहा ठीक है, और यूं
उसने कहा, अभी तो मैं जा रही हूं, लेकिन अब हम जरूर मिलेंगे और बहुत अच्छी तरह मिलेंगे। उसके बाद वो गायब हो गई। उसको भी लगा जैसे वो सब कुछ भूल सा गया है। नादिया का पता करता रहा, वो बीमार रही, काफी ज्यादा बीमार रही। उधर हालात उसकी समझ से बाहर होते जा रहे थे कि उन्हीं दिनों अब वो जवान हो चुका था। उसकी उम्र बलूगत को पहुंच चुकी थी, वो बालिग हो चुका था। उसकी कजन की शादी थी और सारे शादी की तैयारी कर रहे थे। बारात दूसरे शहर जानी थी और वो भी शोख, चंचल, शरारतें करने वाला फिर से एक जिंदगी में नॉर्मल हो गया था। वो जो उसको मिली थी उसके बाद चली गई थी, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। नादिया भी ठीक हो गई थी, लेकिन वो नादिया उसके दिल से उतर सी गई थी। उस दिन बारात जब चलती हुई जा रही थी तो रात हो गई। अब बस, गाड़ियां, काफी लोग थे। फैमिलीज ने कहा बच्चों को सुसु आया है, गाड़ी रुकवाएं। गाड़ी को रोक दिया गया। उससे कुछ नीचे उतरे तो तैमूर भी नीचे उतर आया। और जब तैमूर नीचे उतरा तो क्या देखता है, एक दरख्त के पीछे मुस्कान खड़ी है और मुस्कान उसको खड़ी मुस्कुरा कर देख रही है। मुस्कान ने अपने बाजू इस अंदाज में खोल दिए जैसे कोई किसी को कहता है, आओ और मेरे सीने से लग जाओ, मुझे गले लगा लो। उसने उधर फैमिली की तरफ देखा जो अब फारिग होके वापस गाड़ियों में बैठ रहे थे कि उसी लम्हे एक अजीबो गरीब मंजर था जिसको देखकर वो चौंक पड़ा। तैमूर चलता हुआ वापस फैमिली के साथ गाड़ी में जाकर बैठ रहा था और वो इस बात पे हैरान इसलिए था, वो तो वहीं खड़ा है, तो वो कौन है जो सामने चलता हुआ गाड़ी में जाकर बैठ गया और उसकी आंखों के सामने ही सब काफिला लेकर वहां से रवाना हो गए। और जब उसने अपनी आंखों से देख लिया कि वो सब चले गए हैं, वो परेशान, हैरान इस बात पे था कि वो कौन था, मैं कौन हूं, कि कभी तभी उसकी आंखों कानों में एक आवाज सुनाई दी, मुस्कान की, चलें। और वो उसके करीब पहुंच चुकी थी और उसी लम्हे मुस्कान ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। मुस्कान ने उसे गले लगा लिया और वो भी उससे लिपट गया। उसने उस लम्हे उस पे ऐसा जादू, ऐसा सहर कर दिया कि वो उसका दीवाना हो गया और वो चाहता था जल्दी से हम घर चलें। वो उसको लेकर एक कच्चे से मकान के अंदर दाखिल हुई। वो जंगल में उसी रास्ते पे चलते रहे कि एक कच्चा सा मकान नजर आया और वो उसको लेकर उस मकान के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वो उस मकान में दाखिल हुए तो जो बाहर से टूटा फूटा खंडर की तरह मकान था, वो अंदर से इंतहाई खूबसूरत फर्नीचर से भरा हुआ एक बेहतरीन घर था। मुस्कान उसको लेकर अंदर गई और उसे कहा, अब वक्त आ गया है, तुम जवान हो चुके हो और मैं भी जवान हो चुकी हूं। अब हमारे जज्बात को रोकने वाला कोई नहीं है। और यूं उसने एक ऐसा लिबास ज़ेब तन किया कि तैमूर भड़क उठा। और जब वो उस खुशबू भरे कमरे के अंदर एक खास सोने का लिबास पहन के जिससे उसका जिस्म नजर आ रहा था, वो चलती हुई उसके पास आई तो वो उससे लिपट गया और फिर उसको कुछ भी याद ना रहा। वो दोनों इस अंदाज में बिस्तर पर लेटे थे जैसे मियां बीवी। और वो रात कब सो गया उसको नहीं पता। जब सुबह उसकी आंख खुली तो ये पहली रात थी जब उसने एक लड़की के साथ ताल्लुक बनाया था। वो सुबह उसके लिए नाश्ता तैयार कर चुकी थी, जैसे बीवी, जैसे दुल्हन रात को अपने शौहर के साथ टाइम गुजारे और सुबह उसके लिए नाश्ता लेकर आए। एक ऐसा कमाल, एक ऐसा बेहतरीन, एक ऐसा नायाब नाश्ता, इसको खाते ही उसकी भूख भड़क उठी और वो खाता ही गया। इसी तरह दिन का खाना,
रात का खाना, सब कुछ जैसे उस घर में पहले से मौजूद था। वो उसकी सेवा कर रही थी, उसकी खिदमत कर रही थी, और वो उसके बदले में सिर्फ प्यार मांग रही थी। वही प्यार जो एक लड़की और लड़के के बीच में प्यार होता है, जिस्मानी ताल्लुक, जिस्मानी प्यार। उधर बारात जहां गई थी, सब नोट कर रहे थे। गाड़ी से वो शोख चंचल तैमूर जो वापस आकर बैठा था, चुप सा हो गया था। सबने पूछा, क्या हुआ है, तू बड़ा चुप है? नहीं, कुछ भी नहीं, वैसे ही। बारात पहुंची, सबने भंगड़ा डाला, सबने मजाक किया, सबने गपशप की, लेकिन तैमूर बिल्कुल खामोश रहा। वहां पे क्योंकि एक दूसरे शहर गए थे, तो रात कयाम वहीं पे करना था और अगले दिन वापसी थी। यूं तैमूर सब महसूस कर रहे थे, बेइंतहा खामोश और चुप चुप है। घर वाले तो जानते थे, इसके साथ पहले भी इस तरह के मामलात हो चुके हैं। कभी हंसता है, शरारतें करता है, कभी चुप कर जाता है। शायद फिर इसको चुप लग गई है, इसलिए सवाल तो काफी पूछे गए। जब जवाब ना मिला, उसकी पुरानी बचपन की आदत थी, वो जवाब नहीं देता था, चुप हो जाता था। इसलिए सबको कहा गया, अब इसको छोड़ दो, इसको कुछ ना कहो। यूं शादी का फंक्शन मुकम्मल हुआ। अगले दिन वो वापस आ गए, दुल्हन को ले आए। तीसरे दिन भी सारे फंक्शन हुए, दावत वलीमा सब कुछ हुआ, लेकिन उसमें तैमूर खामोश रहा। उधर जैसे ही शादी खत्म हुई, उधर भी 3 दिन तैमूर मुसलसल उसी के साथ रहा था। जब तीसरा दिन हुआ तो वो बोली, अब वक्त आ गया है तुम्हारे वापस जाने का। वो बोला, मैं समझा नहीं। वो बोली, बस इतना ही तुमसे काम था, काम हो गया। तुम बेवफा हो, मैं जानती हूं, बस जाओ। मैंने ही तुमसे प्यार किया था, मैं ही तुम्हारी दीवानी थी। मैं तो तुम्हें यही समझती रही कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मैं ना चाहती तो तुम आज भी नादिया से प्यार कर रहे होते। वो तो मैंने तुम्हें नादिया से दूर किया है, तुम्हारे दिल से नादिया के प्यार को खत्म किया है, वरना जानती हूं तुम आज भी नादिया से प्यार कर रहे होते हो। तुम मुझसे आज भी प्यार कर रहे होते, बेवफा। बस काम हो गया, जाओ। वो बोला, नहीं, मुझे तुम्हारी और आगोश में रहना है, तुम्हारे वजूद की खुशबू, अब इसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारे पास रहना है। वो बोली, नहीं, अब नहीं बेवफा, अब नहीं, तुझसे जो काम था हो गया, अब जा। उसने जैसे उसे कहा अब वो जा, वो परेशान हो गया, वो क्या करे। तो उसी लम्हे वो चलती हुई इस तरह दरवाजे की तरफ गई कि वो भी उसके पीछे चलना शुरू हो गया। और जैसे ही वो दरवाजे के बाहर निकली और कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। उसका बोलना तहकमाना था, जैसे कोई हुक्म देता है तो वो हुक्म को मानने वाला बन गया। उसके लहजे में ऐसा हुक्म था कि वो इनकार ही ना कर सका। वो आगे आगे बढ़ती गई और उसके पीछे पीछे चलता रहा। जब जंगल खत्म होने वाला था तो उसने कहा, आंखें बंद करो। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी लम्हे उसके कानों में एक आवाज आई, थोड़ी ही देर के बाद आंखें खोल दो। उसको ऐसा महसूस हुआ था जब उसने आंखें बंद की थी कि जैसे वो फिजा में उठ सा गया हो, उसके पांव ने फिजा को छोड़ दिया हो, वो हवा में चला गया हो। वह हवा में मुअल्लक हो, कितनी देर वो हवा में उड़ता रहा और उसके बाद वो फिर जब उसके पांव जमीन को टच हुए तो कानों में आवाज आई, आंखें खोलो। जब उसने आंखें खोली तो वो अपने घर में मौजूद था। वो इस बात को भुलाना चाहता था, लेकिन कई दिनों तक ये बात उसके दिमाग पर सवार रही कि क्यों उसने मुझे बुलाया था, क्या काम हो गया, उसको कुछ भी समझ ना आया। कुछ दिनों के बाद, कुछ तकरीबन कोई मजीद जिंदगी के 2-3 साल गुजर गए। अब वो जॉब कर रहा था, एक बड़ी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था और वहीं पे उसके जो कुलीग वगैरह थे, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि यार घूमने के लिए चलते हैं पहाड़ी इलाके के अंदर, 2-3 दिन वहां पे गुजारेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। यूं प्रोग्राम बना और वो सारे दोस्त घूमने के लिए ठंडे इलाके, पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। ये शाम का टाइम था। वो सारे घूमने की नीयत से कि बाहर कुदरत के नज़ारों को देखेंगे और रात का खाना खाएंगे, वो एक जगह पर जाकर खड़े हुए तो वहां उनके पास एक फकीरनी, भीख मांगने वाली, जिसका लिबास इतना बुरा नहीं था, लिबास उसने अच्छा पहन रखा था, शक्ल भी उसकी ठीक थी, लेकिन उसने गोद में जो बच्चा उठा रखा था, वो जैसे ही उन लड़कों के करीब आई तो उसने कहा, मेरे बच्चा, इसको कुछ दे दो।
तो वो देखकर चौंक पड़े। जो बच्चा उसने गोद में उठा रखा था उसकी शक्ल हूबहू तैमूर की तरह थी। वो उस बच्चे को देखते गए और एक दूसरे को इशारा करते गए, वो ये देखो, ये तो बिल्कुल तैमूर की कॉपी है। वो भी इधर उधर देखना शुरू हो गए, सारे इकट्ठे हो गए। तैमूर को कहा गया, वो उधर देख, वो औरत के पास कोई बच्चा है, लगता है जैसे बिल्कुल तेरी तरह हो। तैमूर भी हैरान हुआ और जैसे उस औरत के करीब गया, उस औरत ने एक निगाह तैमूर को देखा और तैमूर उसकी आंखों को पहचान न सका। वो मांगने वाली कौन थी, लेकिन जैसे ही बच्चे पे उसकी निगाह पड़ी तो वो चौंक सा गया। वो बच्चा तो बिल्कुल हूबहू तैमूर की तरह था, जैसे तैमूर का बचपन हो। तो एक दोस्त ने उसके कंधे पे ऐसे शरारत से कंधा मारा और कहा, कहीं तेरा तो नहीं है, छुप के किया हुआ हो। तो वो सारे हंसना शुरू हो गए। उस औरत ने तैमूर के आगे भी हाथ फैला दिया और कहा, अपने बच्चे के लिए कोई पैसे ही दे दो। तो एक लड़के ने शरारत से जोरदार कहका लगाया, ओए अपने बच्चे के लिए? भाई सही बात है, इसी का ही बच्चा है, इसी का ही बच्चा है। तो औरत ने गुस्से से घूर के उस लड़के की तरफ देखा और कहा, मजाक उड़ाता है तू? सबके बच्चे एक जैसे होते हैं। और फिर तैमूर की तरफ मुखातिब हुई, देना बच्चे को तो कुछ दे। तैमूर ने अपनी जेब से एक नोट निकाला और जैसे ही उसके हाथ में रखने लगा तो उस औरत ने कहा, वापस रख ले, और आगे चली गई। तैमूर भी हैरान हुआ, ये क्या था। दोस्त भी शरारत करना शुरू हो गया कि भाई ये क्या चक्कर है, भाई ये क्या देख लिया। किसी को कुछ समझ ना आया। वो कोई 2-2.5 साल का बच्चा था जो उस औरत ने उठाया हुआ था। जिस जगह पे उनका कयाम था उसी कमरे में तैमूर के साथ एक और लड़का भी सोया था। 2 लड़के सोए थे। अरे ये रात का कौन सा पहर था कि उस लड़के ने तैमूर को जगा दिया। क्या हुआ है? तैमूर ने पूछा। उसने कहा, यार पता नहीं, बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा था। मैं गहरी नींद में था, मेरी आंख खुली तो मैंने देखा तू सो रहा है। मैंने कहा कोई लड़कों में से होगा, कोई बात करने आया होगा, दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने उठ के दरवाजा खोला, बाहर गया हूं तो भाई मैं तो देख के हैरान रह गया हूं। वो औरत खड़ी थी वो बच्चे को लेके। मैं तो डर गया हूं। मैंने जल्दी से डर के दरवाजा बंद कर दिया और भागते हुए तुझे आया हूं जगाने के लिए। तैमूर ने कहा, यार ये नामुमकिन है, कैसे हो सकता है? वो औरत पता नहीं कौन थी कौन नहीं, रुक मैं देखता हूं। तैमूर उठा, दरवाजा खोला, देखा बाहर कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा, यार तेरा वहम है, बाहर तो कोई भी नहीं है। उसने कहा, यार मेरा वहम नहीं है, यकीन मान बाहर कोई था। खैर वो दोनों लेट गए। अब कमरे में हल्की रोशनी चल रही है। दोनों जाग रहे हैं कि दोबारा कमरे पर दरवाजे पर दस्तक हुई। साथ लेटे उस लड़के ने सरगोशी की, तैमूर आवाज सुनी है? फिर कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तैमूर ने कहा, रुक मैं देखता हूं। तैमूर उठ के दरवाजे पे गया। जैसे ही बाहर ठक 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 दस्तक हुई, तैमूर ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। तैमूर भी हैरान हो गया। दरवाजा उसने बंद किया, वापस आकर बैठा परेशान होकर कि यार ये क्या हुआ है? कोई बाहर तो था जो दरवाजा खटखटा रहा था, जब मैं गया हूं नहीं था कोई भी। थोड़ी देर के बाद उस कमरे की खिड़की को बाहर से खटखटाया गया। वो उठा। उठ के तैमूर ने खिड़की को खोलकर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। उसके बाद वो आकर बैठा, लड़के से बोला, यार पता नहीं कोई शरारत कर रहा है, मुझे लग रहा है कोई हमें ना वो औरत वाली बात का मजाक उड़ा रहा है, शरारत कर रहा है, कोई है नहीं। खैर वो जागते रहे कुछ देर। उसके बाद ना खिड़की बजी ना दरवाजा बजा, वो सो गए। लेकिन जब सुबह उठे तो एक खबर उनकी मुंतजिर थी। उनको पता लगा कि जैसे ही वो उठे उसी लम्हे कोई बाहर रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। उनमें से कई लड़के जल्दी से भागे और बाहर गए और जाकर देखा तो पता चला एक औरत की मौत वाक़ई हो गई है। और जब उन्होंने उस औरत को गौर से देखा तो ये वही औरत थी जो उनको कल मिली थी, जिसने एक बच्चा उठाया हुआ था जिसकी शक्ल तैमूर की तरह थी। ये वही औरत थी, उसका रोड पे हादसा हुआ था और वो मर गई थी।
वो वापस आया और तैमूर को आके बताया कि यार वही औरत जो नहीं देखी थी जिसको हम तंग कर रहे थे, उसी बेचारी का हादसा हुआ है, वो मर गई है। तैमूर भी चौंका कि यार पता नहीं कौन थी, क्या था, बच्चे की शक्ल मुझसे क्या मिलती थी, उसको कुछ समझ ना आया। अगले दिन वो घूमे फिरे, शाम को तैमूर का दिल किया कि वो वॉक करे थोड़ी सी। वो वॉक करने के लिए उस कमरे से निकला और कमरे से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता था। उस रिहाइश पे जहां पे रिहाइश थी थोड़ी ही दूर वॉक करने के लिए जा रहा था कि उसको एक दरख्त के पीछे से एक आवाज सुनाई दी, ओए बेवफा इधर आ। इस लफ्ज को सुनते ही वो चौंक पड़ा। बेवफा तो उसको कोई एक ही कहती थी, वो मुस्कान थी जो उसके दिमाग से निकल चुकी थी, क्योंकि फिर से उसने गले में एक तावीज पहन लिया था। उसके मां बाप ने फिर से उसको तावीज पहना लिया था। आज तावीज के पहने हुए भी उसको आवाज सुनाई दी थी। उसने जैसे ही आवाज को सुना तो दरख्त की तरफ मुड़ के देखा तो वहीं पे मुस्कान खड़ी थी, और मुस्कान ने वही लिबास पहन रखा था जो कल एक भीख मांगने वाली लड़की ने लिबास पहन रखा था। और मुस्कान की गोद में एक बच्चा था, वही बच्चा जो उस फकीर ने उठा रखा था, जिसकी शक्ल तैमूर से मिलती थी। तैमूर ना चाहते हुए भी उसके करीब गया तो मुस्कान उससे बोली, ले उठा अपने बेटे को, तेरे हवाले करने आई हूं, संभाल आप इसको। तैमूर परेशान सा खड़ा देख रहा कि मुस्कान है और उसने गोद में जो बच्चा उठाया हुआ है 2-2.5 साल का, वो बिल्कुल तैमूर की शक्ल का लड़का है, और वो उसको अपनी गोद से हटा के उसके हवाले करने जा रही है कि उठा अपने बच्चे को, तेरे हवाले करने आई हूं, संभाल अब इसको। तैमूर ने अपने हाथ जैसे ही आगे बढ़ाए उसने बच्चे को फिर से खींच दिया और कहा, ये मैं क्या कर रही हूं? उस बेवफा को बच्चा दे रही हूं? नहीं, तू इस काबिल नहीं है कि तुझे दे सकूं। ये हम दोनों की प्यार की निशानी है, लेकिन तेरी नहीं, क्योंकि तू तो बेवफा है। तुझे इसको दे भी दूं, तू क्या करेगा? तू मेरे प्यार की निशानी को कहां संभाल के रखेगा? याद है ना तू 3 दिन के लिए जब मेरे पास आया था, मैंने तुझसे कहा था काम हो गया, यही प्यार की निशानी मैंने तुझसे मांगी थी, ये तेरा ही है, लेकिन अब तुझे नहीं देना, तू बेवफा जो ठहरा, जा, चला जा। और उसी लम्हे उसको लड़के की एक आवाज आई, तैमूर, ओए तैमूर, उधर क्या कर रहा है दरख्त के पास? वो लड़का उसी तरफ आना शुरू हुआ तो उसने पीछे से मुड़ के देखा एक दोस्त आ रहा है। जैसे ही उसने देखा एक पीछे दोस्त आ रहा है और फौरी उसने मुड़ के दरख्त के पीछे देखा, अब वहां पे कोई भी नहीं था। कोई उसकी जिंदगी में आग लगाकर जा चुका था। वो बच्चा किसी और का नहीं, तैमूर का था, और उसको कह के गई थी हमारे प्यार की निशानी। क्या कर रहा है इधर? वो करीब पहुंचकर बोला, कुछ नहीं यार, बस मैं ऐसे, मैं वही तो देख रहा हूं अकेला इधर, तू ऐसे लगा जैसे किसी से बात कर रहा था। नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। वो चलता हुआ उसके पास आया और उससे बोला, तूने वो सुबह हादसा देखा था? कौन सा? वो जो औरत मरी थी? हाँ हाँ, मैंने देखा था। तैमूर ने उससे पूछा, तूने क्या देखा था? क्या था वो? मैं तो नहीं देख सका। वो बोला, यार वो वही जो मांगने वाली नहीं थी, याद है, जिसने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे, एक बच्चे को उठाया हुआ था, वो जो तेरी शक्ल का था, वही औरत थी, उसने कपड़े भी वही पहने हुए थे, उसी का हादसा हुआ था और मर गई थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं, कौन मार के गया था, लेकिन वो तड़प रही थी। हम लोग जब पहुंचे तो उसी वक्त वो मर गई थी। बाद में मेरे ख्याल में पुलिस वगैरह भी आई है, वो ले गए हैं उसकी लाश को, या क्या हुआ है। तैमूर अपने कमरे में पहुंच गया और वो परेशान था। एक तरफ वो मर गई है, दूसरी तरफ मुस्कान मौजूद है। मुस्कान आज एक बच्चे को लेके आई है और कहती है कि ये हमारे प्यार की निशानी है, इसको संभालो। और जब मैं लेने लगा हूं तो कहा, नहीं, तुझे क्यों दूं इसको, तू तो इस काबिल ही नहीं है। उसको वापस ले लिया। ये क्या है? वो बेइंतहा उलझ गया। उसको समझ ही ना आए कि ये क्या चल रहा है, ये माजरा क्या है। वहां से वो घर तो पहुंचा, लेकिन काफी अरसे तक उलझा हुआ रहा। उसको वापस एक बुजुर्ग के पास लेकर गए और उस बुजुर्ग से पूछा गया
कि ये फिर से गुमसुम हो गया है। आपने तावीज़ दिया था, तावीज़ भी इसके गले में है, तावीज़ जब तक इसने पहने रखा तो ये ठीक था, लेकिन अब फिर से गुमसुम हो गया है, फिर से चुप हो गया है। उस तावीज़ ने पानी दम करके दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन वो नॉर्मल ना हो सका। घर वालों को भी लगा जैसे इस तावीज़ का कोई खास असर नहीं हो रहा। तैमूर के लिए किसी और को ढूंढना होगा। लेकिन वक्त गुजरता रहा, तैमूर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गया। उसके दिल में क्या था, उसके दिमाग में क्या था, कोई नहीं जानता था, लेकिन वो बेहतर होना शुरू हो गया। यहां तक कि घर वालों ने फैसला किया उसकी शादी कर दी जाए। उससे पसंद पूछी गई, उसने कहा जो आपको बेहतर लगे कर दें। उसकी कोई पसंद नहीं थी। यूं अब वो कमा तो रहा था, उसकी शादी भी हो गई। जब उसकी बीवी को बच्चा होने वाला था तो वह अस्पताल में थी और डॉक्टरों ने बताया था कि आज रात को मुतवक्के है कि आपके यहां औलाद हो जाएगी। जब रात हुई, वो अस्पताल के अंदर मौजूद था कि एक नर्स उसके पास आई। वो उस अस्पताल के कॉरिडोर में, जहां पे बेंचें पड़ी होती हैं, लोग बैठे होते हैं, उस बेंच के ऊपर बैठा हुआ था कि उसको एक आवाज सुनाई दी, जूते की आवाज, टक 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 टक। एक नर्स चलती हुई उसी तरफ आ रही थी। उस नर्स की गोद में कोई बच्चा था। वो जैसे ही नर्स उसके करीब आई, वो बच्चा उसकी गोद में रख दिया और कहा, ये लो, तुम्हारे यहां बेटी पैदा हुई है। वो यकीनन बच्चे के इंतजार में था और जैसे ही बच्चा उसकी गोद में दिया गया, वो बच्चे को देखना शुरू हो गया। और जब उसने कहा, ये लो, तुम्हारे यहां बेटी पैदा हुई है, वो बेटी को देख ही रहा था कि उसके कानों में एक जुमला सुनाई दिया, बेवफा। जैसे ही उस जुमले को उसने सुना तो वो चौंका और उसने ऊपर करके देखा तो सामने जो नर्स खड़ी थी, जिसने नर्स का लिबास पहन रखा था, वो कोई और नहीं, मुस्कान थी। वो एकदम से चौंका और मुस्कान से कुछ कह पाता, कई सवालात दिमाग में उलझे थे। वो शॉक्ड हो गया था कि मुस्कान उसी वक्त मुड़ी, बल्कि वो नर्स उसी वक्त मुड़ी और टक 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 करते हुए अंदर चली गई। वो कितनी देर वहां पे खड़ा रहा, उसको कुछ समझ ना आया। थोड़ी देर के बाद अंदर गया, जाकर हर तरफ ढूंढा तो उसको वो नर्स कहीं पर नजर ना आई। खैर, वो ढूंढता रहा। एक दो दिन वो जो अस्पताल में रहे, कहीं पे नर्स नजर ना आई और अपनी बीवी बच्ची को लेके वो घर आ गया। उसने बीवी से कोई बात नहीं की थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ फिर से उसकी बीवी मां बनने वाली थी, फिर वो बाप बनने वाला था। उसको फिर से बीवी को अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन आज उसकी दिल की धड़कन इसलिए तेज थी कि वही रात का मंजर था जिस तरह पिछले कुछ साल पहले उसके यहां एक बेटी पैदा हुई थी और टक टक करती एक नर्स आई थी। आज भी वो बैठा था और उसके दिल में खौफ था कि फिर से कोई नर्स मुस्कान का रूप धार के ना आ जाए। वो इसी तरह बैठा था कि आज उसको टक 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 की आवाज भी नहीं आई। वो कितनी देर से सोचों में गुम था कि उसको आवाज आई, बेवफा, ये ले तेरी बेटी। वो एकदम से चौंक पड़ा। नर्स कब आई थी, उसके करीब आके खड़ी थी, उसको पता तक नहीं लगा था। और वो नर्स नहीं थी, वो मुस्कान थी। उसने जुमला ही वही कहा था, बेवफा, ये ले तेरी बेटी। और वो एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया और बेटी उसने उसके हवाले कर दी और उसे कहा, तू बेटे को तरसेगा, अब तेरे यहां औलाद नहीं हो सकेगी, और हां, तू कुछ भी कर ले, किसी से भी मदद ले ले, कोई तेरी मदद नहीं कर सकेगा। एक वक्त आएगा तुझे मुस्कान बहुत याद आएगी, अब तू बेटे को तरसेगा। बस जो होनी थी तेरे यहां औलाद वो हो गई है, अब और नहीं। ये कहती हुई वहां से चली गई। वो उसके पीछे पीछे गया, लेकिन वो जैसे ही अंदर कमरे में दाखिल हुई, वो एक ऐसा वार्ड था जिसमें वो दाखिल नहीं हो सकता था, वो मर्द था, वो रुक सा गया और वो चली गई। उसने फिर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे ढूंढ ना सका। लेकिन जो वो कह गई थी वो सच कह गई थी। उसके बाद तैमूर की बीवी कई दफा मां बनने की सूरत हाल से तो गुजरी, लेकिन हर दफा उसका बच्चा जाये हो जाता। उसके यहां बेटा पैदा होता जो अभी
मां के पेट में ही होता तो पता चलता बच्चा ज़ाय हो गया है। दोनों मियां बीवी ने कई कोशिश की, लेकिन उन 2 बेटियों के अलावा उनके यहां कोई भी औलाद ना हो सकी। वो जो कह गई थी वो सच कह गई थी। अब मियां बीवी भी दोनों वक्त के साथ साथ बूढ़े हो गए, लेकिन यकीनन सी बात है, इंसान है, उसके अंदर खलश तो होती है, कई सवालात होते हैं। दोबारा उसको मुस्कान जिंदगी में कभी नजर ना आई, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक अल्लाह के वली से हो गई। अल्लाह के वली ने उसको देखते ही कहा, तेरे दिल में कई सवालात हैं, कई सालों से हैं, औलाद की ख्वाहिश भी है, अब औलाद भी नहीं हुई, अब तो बीवी की उम्र भी ऐसे हो गई कि औलाद भी नहीं हो सकती, और तू सोचेगा काश इस बुजुर्ग से पहले मिला होता तो बेटा सब कुछ पहले से लिखा होता है। हां, तेरे सवालों के जवाब मैं जरूर दे देता हूं। तुझे शायद अब याद आ जाए, जब तू छोटा था और उसी दरख्त पे खेलने के लिए जाता था तो वो वहीं ऊपर दरख्त पे ही मौजूद थी, वही मुस्कान जो तुझे पसंद करने लगी थी। तेरे साथ साथ ही तो वो जवान हुई थी, तुझे वही तो बुलाती थी और वहीं पे सुला देती थी, और ना सिर्फ सुलाती थी बल्कि जब सुबह होती थी तो तुझे तेरे बिस्तर पर जाकर लिटा देती थी और दरवाजे को भी उसी तरह बंद कर देती थी। सिर्फ फर्क यह था, तू आदमजाद था और वो जिनजादी जिन्नात से थी। उसी दरख्त पे ही तो उनका बसेरा था। अपने मां बाप की वो भी लाडली थी। मां बाप से जिद करके उसने तुझे मांग लिया था और मां बाप भी मान गए थे, और तू उसी के साथ अटैच रहा। लेकिन जब उसे पता चला कि तू बेवफा है, और उसकी वजह यह थी कि जिस बुजुर्ग के पास तुम लोग गए थे वो वाकई अल्लाह के वली थे, उन बुजुर्गों ने उस मुस्कान को तुमसे दूर कर दिया था। ऐसा दूर कर दिया था वो चाहते हुए भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती थी। उसके मां बाप तो उस दरख्त के नीचे आ जा सकते थे, लेकिन उस मुस्कान को उसी दरख्त पे ही कैद कर दिया गया था, और तुम मुस्कान को भूल गए। वो उसी दरख्त पर ही कैद रही और मुंतजिर रही कि किसी तरीके वो आजाद हो और वो तुम तक पहुंचे। उसके वालिदैन बेटी की इसी तरह कैद पे बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी आजाद हो जाए, जो उसको उस बुजुर्ग ने उस दरख्त पर कैद कर दिया था। लेकिन वो बुजुर्ग अल्लाह को प्यारे हो गए, और जैसे ही वो अल्लाह को प्यारे हुए तो वो दरख्त से आजाद हो गई, और आजाद होते ही उसने तुम्हारे गले से वो तावीज उतरवाया, और तुम्हें जिस दिन बारिश हो रही थी, तुम अपनी दोस्त के साथ थे, वहीं पे वो तुम्हें आवाज की सूरत में मिली और फिर तुम्हें अपने करीब ले गई। लेकिन वो दुखी थी कि इन 2 सालों में तुमने उसे भुला दिया था, तुम एक और लड़की की मोहब्बत में चले गए थे। वो बहुत रोई थी, बहुत तड़पी थी। उसके बाद उसने जिद कर ली थी कि इससे मैं अपने प्यार की एक निशानी लूंगी, एक बच्चा पैदा करूंगी, शायद इसके दिल में दोबारा से मेरे लिए प्यार जाग जाए। तुम जब बड़े हुए, उससे दूर हुए, तो तुम उसको भूल गए, और वो तुम्हें देखती रही कि तुम उसको अब चाहते नहीं हो। वो बचपन जो तुमने उसकी आगोश में गुजारा था, उसकी बाहों में गुजारा था, उसके साथ गुजारा था, वो देखती रही है सब कुछ भूल गया है। तो उसने तुमसे इतना शदीद प्यार करती थी कि फिर वो बच्चा पैदा किया। जब शादी में तुमने अपने आप को देखा, तुम उसी के साथ खड़े थे, एक वजूद जा रहा था, ये उसी की वजह से था। तुम उसी के साथ थे और एक वजूद भी जो जा रहा था। ये राजों के राज हैं। और उसने तुमसे उन 3 दिनों में ताल्लुक बनाकर, उसको पता चल गया कि अब वो मां बन जाएगी, उसने तुमसे कहा काम हो गया, अब जाओ। याद रखना बच्चे, जब तुम किसी को वहां खड़े देख रहे थे, जो गाड़ी में बैठ रहा था, वो तुम नहीं थे, तुम उसके साथ थे। तुमने कई दफा सुना होगा, घरों में भी ऐसा होता है कि बेटा गुजर के गया है, मां ने आवाज दी और बेटे ने सुना ही नहीं। थोड़ी देर के बाद मां गई कमरे में कि तुम्हें आवाज दी, कहां हो? तो बेटा घर में दाखिल हो रहा होता है कि अम्मी मैं तो आ ही अभी रहा हूं। ये ऐसा ही है। जिन्नात के लिए मुश्किल नहीं होता कि तुम्हारे जैसा एक और बनाकर उनके साथ रवाना कर दिया। वो तुम नहीं थे, उन्हीं जिन्नात में से ही एक था जिसने तुम्हारा रूप धार रखा था, तुम्हारी तरह की शक्ल जिसामत बना रखी थी, क्योंकि ये रूप धार सकते हैं। मुस्कान तो जिन जाती है,
उसने भी तो इंसान का रूप धारा हुआ था। तो उनके साथ जो गया था वो तुम्हारा रूप धारे हुए था, तुम मुस्कान के साथ थे। और फिर वो जान के तुम्हारे सामने फकीरनी के रूप में आई कि तुम्हारे अंदर फिर से मोहब्बत जाग जाएगी, लेकिन तुम उसे पहचान ही न सके। उसने उस लम्हे तुम पे जादू नहीं किया कि बच्चे की कशिश तुम्हें खींचेगी। उसने अपना रूप चेंज रखा, लेकिन बच्चा तो तुम्हारा था, तुम्हारी शक्ल का, कि तुम तड़प उठेगे, बेचैन हो जाओगे, बच्चों को अपनी बाहों में लेना चाहोगे। लेकिन तुमने इस तरह का कोई भी शो नहीं करवाया। तो वो समझ गई कि नहीं, इसको बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए वो तुमसे दूर हो गई। उसने कहा मैंने बच्चा तुम्हें नहीं देना। जब उसने तुम्हें बच्चा देने की कोशिश की और वापस ले लिया तो उसे लगा कि तुम तड़प उठोगे, बच्चा मांगोगे। तुमने उस वक्त भी कोई इजहार ना किया, तो बस उसका गुस्सा जाग गया। और अस्पताल में उसने जो मैं तुम्हें कहा कि अब तुम्हारे यहां बच्चा नहीं होगा, बस यूं समझो कुछ मुकद्दर में, कुछ नसीब में, कुछ किस्मत में लिखा होता है। वक्त गुजर गया, अब वो बहुत दूर जा चुकी है। और अगर तुम्हारे पास ये आखिरी सवाल है कि तुम्हारा बच्चा, तो हां, आज भी वो उसके पास है, लेकिन वो आदमजाद नहीं है, वो जिन्नात में से है, इंसान और जिनजादी का बच्चा। तो वो बच्चा भी जिनजादा है, लेकिन तुमसे बहुत दूर जा चुका है। तुम चाहो भी तो अब कभी उससे नहीं मिल सकते। उसने ये जान के किया है ताकि तुम दोबारा कभी उस बच्चे से मिल भी ना सको। तुम अब उससे नहीं मिल सकते। ये थे तुम्हारे सवालों के जवाब। बुजुर्ग ने उसको जवाब दिया और वहां से चले गए। तैमूर घर लौटा तो उसका दिल बहुत भारी था। वो पहली दफा बहुत रोया। वो नहीं जानता था वो क्यों रोया, बहुत रोया। और जब रो चुका तो आखिर फट पड़ा। बीवी ने पूछा तो उसने वो सारी कहानी बीवी को सुना दी। और जब बीवी सुन लेती है तो फिर बच्चों से कहां छुपी रह सकती है। ये कहानी बच्चों को भी पता लग गई। आज वो कहते हैं हमारे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है। यहां तक तो उन्होंने कहानी सुनाई थी, लेकिन क्या वाकई वो अपनी जिंदगी में दोबारा अपने बच्चे से मिल सके थे, मुस्कान से मिल सके थे, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन जितना उन्होंने हमारी मां को बताया था वो हम जरूर जानते हैं। इसलिए वो कहानी उन्होंने मेरे हवाले की कि आप इसको अपने लफ्जों में सुनाएं। और मैं भी चाहूंगा, वालिद ने जिस अंदाज में सुनाया था उस लम्हे तो हम उस माहौल के अंदर नहीं पहुंच सके थे, लेकिन आप जिस तरह सुनाएंगे तो यकीनन मुझे भी ऐसे लगेगा कि जैसे सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की इस अंदाज में सुनाऊं कि आप समेत, यानी जो तैमूर के बेटे हैं जिनका नाम है शाहजेब, आप समेत सबको ऐसा महसूस हो कि आप उस कहानी का हिस्सा हैं और आप उस जगह पे मौजूद थे। क्या मैं इसमें कामयाब रहा, ये तो आपके कमेंट्स बताएंगे नीचे कि आपने कैसा महसूस किया। आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।